नमस्कार दोस्तों। लॉ ऑफ वन यानी एक का कानून, या कह लीजिए एक का ज्ञान, या कह लीजिए एक के तरीके, यह उसके 27वें सत्र का दूसरा भाग है। दोहराया जाता है कि इस किताब द्वारा दी गई सभी सूचनाएं और जानकारियां आप मान भी सकते हैं, जान भी सकते हैं, नज़रअंदाज भी कर सकते हैं और सिरे से खारिज भी कर सकते हैं, क्योंकि यह आपकी फ्री विल है जो कि एक अनंत रचयिता द्वारा आपको दी गई है। एक बात और कही जाती है कि लॉ ऑफ वन पूरी तरह से सबके लिए फ्री है। यदि कोई इकाई या व्यक्ति इसको निजी स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करे तो वह उसकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी। और साथ ही साथ यह भी कहा जाता है कि लॉ ऑफ वन कोई भी व्यक्ति अपनी भाषा में से परिवर्तित करके दूसरों से साझा करना चाहे या इन्हीं सेशंस को अपने चैनल पर चलाना चाहे तो वह भी ऐसा कर सकता है, क्योंकि वह भी उसकी फ्री विल है। तो पहला सवाल डाउन करते हैं। मैं चाहता हूं कि आप प्रेम को दूसरी विकृति या हिस्से के अर्थ में परिभाषित करें। तो रा कहते हैं, इसे स्वतंत्र इच्छा की मुख्य विकृति के साथ अनंत बुद्धिमानिता या एकता या एक रचयिता के पृष्ठभूमि या बैकग्राउंड की तुलना में परिभाषित किया जाना चाहिए। प्रेम शब्द को फिर एक फोकस के रूप में देखा जा सकता है, जिसमें रचयिता अपने चुनाव से फोकस लगाता है और इस तरह अनंत बुद्धिमानिता के क्षमता यानी पोटेंशियल से एक तरह की ऊर्जा का निर्माण होता है जो काफ़ी उच्च स्तर का होता है, जिसे बुद्धिमान ऊर्जा कहते हैं। इसे तब आपके लोगों द्वारा एक क्रिया एक्टिविटी के बजाय एक वस्तु ऑब्जेक्ट के रूप में देखा गया तथा इस अनंत मजबूत ऊर्जा के फोकस के सिद्धांत को रचयिता के रूप में पूजा गया, बजाय कि लोग इसे एकता या वननेस मानते, जिससे सभी प्रेम निकलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो वो बोल रहे हैं ना कि रचयिता जो हैं, हाँ, इसको वननेस की तरह देखना चाहिए, यानी कि ये जो भी है ना ये एक ही है, रचयिता का एक हिस्सा है, लेकिन है ये भी रचयिता ही। तो इसमें जो वो ये कह रहे हैं ना, वो ये बताना चाह रहे हैं कि जब रचयिता अपना फोकस लगाते हैं ना तो सबसे पहली ये जो दिल की धड़कन होती है ना रचयिता की, उससे मतलब रचयिता का दिल धड़कानी, और क्योंकि रचयिता है वो, तो इस वजह से उनके दिल की धड़कन जो है ना इतनी स्लो है, इतनी स्लो है कि उन्होंने अपनी धड़कन को भी कंट्रोल कर रखा है। मतलब इतना ज़्यादा संतुलन है उनके पास अपना। तो जैसी एक धड़कन होगी ना तो एक ऊर्जा पैदा होती है उससे। उससे जो ऊर्जा पैदा होती है उससे ये जो सेंटर गैलेक्टिक सेंट्रल सन है ना ये पैदा होता है। फिर इसके आसपास ये भी अपने दिल की धड़कन से अपनी सारी की सारी चीज़ों का निर्माण करते चले जाते हैं, जिन्हें आप कॉमेट्स कहते हो ना। कॉमेट्स नहीं है वो बनते हैं और फिर वो इधर उधर फेंक फेंक के इनको लगाना शुरू करते हैं। और जहाँ पर भी जाके जिस ऑर्बिट में लगेंगे ना ये, वहाँ पे पहले धुम करके आवाज़ होगी, फिर ये एक जगह पे कंडेंस होना शुरू करेंगे। इसी तरीके से ये भी जो बनते हैं ना सेंटर में, ये धड़ाम करके एकदम से बनेंगे और फिर एक ही जगह पे एकत्रित होना शुरू कर देंगे। और यहाँ पे वो कह रहे हैं ये जो रोशनी है ना ये ही रचयिता का प्रेम है, क्योंकि ये जो है ऊर्जा, ये रोशनी, इसी से ही रचयिता ने सारी रचना की है। और इसको एक माना जाना चाहिए, क्योंकि रचयिता जो है ना वो वननेस का कॉन्सेप्ट है। मतलब इसी ये अंधेरा भी रचयिता है, ये रोशनी भी रचयिता है, ये सारी चीज़ें रचयिता के दिल के अंदर ही हैं, मतलब दिल से बनी हैं। और ये तो एक वो हो गई आकाशगंगा। ऐसे जितनी आकाशगंगा बनेंगी ना सबके सेंटर में एक इस तरीके का होगा गैलेक्टिक वो सन, यानी रचयिता का बच्चा, या कह लीजिए रचयिता का सह रचयिता। तो खैर आगे डॉन कहते हैं, क्या प्रेम की कोई मैनिफेस्टेशन है जिसे हम कंपनता यानी डेंसिटी या फिर वाइब्रेशन कहते हैं? तो रा कहते हैं, हमें फिर से अर्थ संबंधी कठिनाइयाँ हो रही हैं। प्रेम या समझदारी की कंपनता या घनत्वता दूसरे विकृति के रूप में इन शब्दों को एक ही अर्थ में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। प्रेम की विकृति विभिन्न रचनाओं की महान उत्प्रेरक यानी एक्टिवेटर और प्रमुख सह रचयिता है, जो कि अनंत बुद्धिमानिता का उपयोग करती है। उस घनत्वता की प्रेम की कंपनता जिसमें वह लोग जिस क्रिया को सीख रहे हैं उसे प्रेम लविंग कहते हैं, जो बिना किसी प्रमुख विकृति के होती है। फिर वह प्रकाश या ज्ञान के तरीके ढूंढती है। तो दोस्तों यहाँ पे पता है वो क्या कह रहे हैं? यहाँ पे वो कह रहे हैं कि ये जो तुम्हें दिख रहा है ना ये सह रचयिता है, मतलब रचयिता की ही धड़कन से बना हुआ है। और फिर ये डायरेक्टली अपनी इंफॉर्मेशन जो भी होती है ना कि वो अपनी रचना किस किस तरीके से करे, मतलब उनके सामने रचयिता की सारी बुद्धिमानिता है, सारी जितनी इंटेलिजेंस है ना इनके पास भी है।
ये जो इनको जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है ना, ये इसी अंधेरे में से कह लो या इसी इंटरनेट के अंदर से वो इन्फॉर्मेशन निकाल लेते हैं और फिर अपनी अपनी रचनाएं शुरू करते हैं अलग अलग तरीके से। जितनी विभिन्न विभिन्न और जितनी भिन्न भिन्न हो सकती है वैसी रचनाएं करनी शुरू करते हैं। और ये ही है वो प्रेम रचयिता का। और इसमें वो आगे ये भी कह रहे हैं कि ये जो रोशनी है ना, फिर ये रोशनी के तरीकों को ढूंढती है, मतलब फिर ये अपनी रचनाएं करनी शुरू करती हैं। इन्हीं के अंदर से निकलेंगी बाकी जितनी भी वो सूरज निकलेंगे, जितने भी ग्रह निकलेंगे, सारी चीज़ें निकलेंगी वो इन्हीं में से ही निकलेंगी। और ये सारी चीज़ें जितनी भी बनती हैं सब रोशनी से बनती हैं। खैर आगे रा कहते हैं, इस प्रकार कंपनता के अर्थ में प्रेम प्रकाश का उपयोग करती है और अपनी विकृति में प्रकाश का मार्गदर्शन करने की शक्ति रखती है। यदि आप इस समानता एनालॉजी का इस्तेमाल करेंगे तो इस प्रकार कंपनता परिसरों ने अपनी एकता में रचना की पुनरावृत्ति यानी रिकैपिटुलेट कर दी है। इस प्रकार उस विशाल हृदय के धड़कन का लय या प्रवाह दिखा। तो वो यही कह रहे हैं कि ये तो प्रवाह है एक तरीके से उसका उसका क्या कहते हैं, रचयिता के दिल का। कहते हैं दिल की धड़कन बजी तो फिर ये उससे एक कंपनता पैदा हुई। भाई धड़कन होगी तो उसकी आवाज़ भी तो होगी ना, धम। तो अगर इस तरीके से होगी तो उसकी जो गूंज है ना, उससे उससे जो कंपनता पैदा होगी यानी जो वाइब्रेशन पैदा होगी उससे ये बने। फिर जब ये बनाना शुरू करते हैं, इनकी अपनी अपनी वाइब्रेशंस होती हैं, तो अलग अलग तरीके के सूरज, अलग अलग तरीके के ग्रह बनाना शुरू करेंगे ये। और उनके अंदर भी अलग अलग कंपनताएं होंगी, जैसे पहली डेंसिटी, दूसरी डेंसिटी, तीसरी डेंसिटी, चौथी डेंसिटी। तो ये सारी चीज़ें होलोग्राफिकली बनती चली जाती हैं। यानी ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कंप्यूटर के अंदर वीडियो गेम बन रही हैं, लेकिन उनके अंदर अलग 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 लेवल्स हैं। लेकिन उस वीडियो गेम का रचनाकार है रचयिता, मेन रचयिता। ये पहली वीडियो गेम बनाएगा, पहली गेम ये मेन गेम है। इसके बाद इसके आसपास की सारी गेम्स डिज़ाइन होती चली जाएंगी जितनी भी है, ठीक है ना। क्योंकि जो ब्लूप्रिंट है वो रचयिता का दिल की धड़कन है, उसका इस्तेमाल करके, उस नॉलेज का इस्तेमाल करके फिर बाकी सारी चीज़ों का निर्माण होता है। तो खैर अगला सवाल डॉन करते हैं। मैं एक बयान दूंगा जो मैंने ड्यूवी लार्सन के भौतिक विज्ञान से निकाला है। हम जो समझने की कोशिश कर रहे हैं यह उसके काफ़ी करीब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लार्सन का कहना है कि सब कुछ गति है यानी स्पीड है, जिसे हम कंपनता के रूप में ले सकते हैं। और वह कंपनता जो कि शुद्ध कंपनता है, किसी भी तरह के भौतिक या किसी अन्य रूप में या किसी घनत्वता में नहीं है। उस कंपनता से जो सबसे पहली चीज़ निकलती है उसे हम फोटॉन कहते हैं, जो प्रकाश के कण होते हैं। मैं इस भौतिक समाधान तथा प्रेम और प्रकाश की अवधारणा के बीच एक समानता बनाने की कोशिश कर रहा था। क्या यह उस अवधारणा के करीब है या नहीं जिससे प्रेम प्रकाश को बनाता है? तो रा कहते हैं हाँ यह सही है। तो रा ये कह रहे कि जितनी चीज़ें बनी हुई ना इन्हीं फोटॉन से बनी हुई है, एक ही जगह पे इकट्ठे हो के सारी रचनाएं होती हैं। तो कहने का मतलब है अगर आप इस दृश्य को भी देखोगे ना, अगर आप इस गैलेक्सी को भी देखोगे, इतनी इतनी रोशनी जो है यहाँ पे, ये बेसिकली पता है क्यों रोशनी है? रोशनी इसलिए आपको याद होगा, हम कह रहे थे कि भाई अपनी आंखों को अगर आप मूंदोगे तो आसपास से ना वो रोशनी के से कुछ छोटे छोटे से कण से नजर आते हैं, आते एकदम से गायब हो जाते हैं। वो एक मतलब आप देखोगे गायब हो गए, इतने में हल्की सी नज़र इधर उधर गई, फिर एक और नज़र आया, दो चार नज़र आए, फिर गायब हो गए। तो वो सारे एक जगह पे इकट्ठे होके ना बनते हैं यहाँ पर ऐसी, ठीक है। वो रचयिता की धड़कन से सबसे पहले एक फोटॉन निकलेगा, फिर और इसके आसपास 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 इकट्ठे होते जाएंगे और ये बड़ा होता चला जाएगा पूरा। उसी का इस्तेमाल करके ये पूरा का पूरा होलोग्राफिक बनता चला जाता है। नए नए ग्रह, नए नए सूरज, सारी चीज़ें इन फोटॉन्स का इस्तेमाल करके। फिर इन फोटॉन्स के अंदर अगर आप घुसोगे, अंदर जाते जाओगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा दोस्तों, आपको मिलेंगी रोशनी की तरंगे और कुछ नहीं है। ये जितना बना हुआ है ना सब कुछ तरंगे हैं। फोटॉन की एक क्वालिटी होती है, अगर आप डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट अगर आप कभी चेक करना चाहो तो कर सकते हो। जो फोटॉन होता है ना उसको जब चेक किया जाता है तो उसके अंदर ये पता चलता है कि भाई ये तो वेव भी है यानी लहर के जैसा भी है, और ये पार्टिकल भी है मतलब एक कण की तरह भी है। तो जब भी आप मतलब अगर आप कोई चीज़ नहीं देख रहे हो ना, तो इसका मतलब वो चीज़ इस वक्त आपके पीछे या आसपास, या जब आप सो रहे हो, जब भी आपके आसपास की कोई भी चीज़ जो आप नहीं देख रहे हो वो एक लहर की फॉर्म में है यानी एक वेव की तरह है। लेकिन जैसे ही आपकी नज़र उसकी तरफ जाएगी, वो जितने भी उसके उस लहर के अंदर जितने भी कंकड़ होंगे ना, कण कण मतलब यही फोटॉन्स होंगे ना, वो एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे, उस चीज़ को रूप दे देते हैं। तो इसलिए कभी भी आपको ऐसा लगे ना कि यार मैं टीवी देख रहा हूँ या इधर देख रहा हूँ उधर देख रहा हूँ, आपके पीछे जो होगी ना चीज़, आपको लगेगा कि हाँ वो चीज़ है,
आप छुओगे तब भी आपको लगेगी कि हाँ है, लेकिन वास्तविकता में वो वेव की फॉर्म फॉर्म में होती है। जैसे आपकी नज़र जाएगी ना, वो इकट्ठी होकर एक जगह पे दिखने लग जाएगी, और वो इतनी क्विकली होती है ना, क्योंकि आपकी आंख का जो ये वो है ना, बोलते हैं हमारे आंख का कॉर्निया, वो इतना क्विकली करता है। और एक बार में ना 11 मिलियन इमेजेस को वो एक बार में प्रोसेस कर देता है। इतना सेंसिटिव है हमारा दिमाग और इतनी सेंसिटिव है हमारी आंखें। और जैसे ही वो ये करता है ना, एकदम से सारी चीज़ें कोलैप्स करके एक जगह पे, जैसे मान लो अगर इस इमेज को मैं ऐसे यूं फैलाते चला जाऊं, फैलाता चला जाऊं, अब ये बिल्कुल फैल चुकी है। अब इसमें कुछ पता नहीं चल रहा क्या है क्या नहीं है। लेकिन जैसे ही आप इसको देखना शुरू करोगे और मैं इसको जूम आउट करूंगा ना, एकदम से ये लो, इसकी असलियत नजर आ गई सामने ऐसे। तो जितनी हमने तो फिर भी इतनी, क्या कहते हैं, इसको स्लोली किया है, लेकिन आंखें वो तो तुरंत काम करती हैं, एकदम से थॉट की तरह, एकदम से बहुत जल्दी एकदम से होती हैं सारी की सारी चीज़ें। तो इस कारण आपको सारी चीज़ें एक वैसी दिखती है, लेकिन इनके अंदर भी सारी चीज़ें रोशनी की बनी हुई। अगर आप अंदर 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 घुसते जाओगे ना, सब कुछ रोशनी है और सारा कुछ ये होलोग्राम है, मतलब चलती फिरती फिल्म। तो खैर अगला सवाल डॉन करते हैं। फिर हम इस अवधारणा को और विस्तारित करते हैं। हमारे पास प्रेम की अनंत कंपनता है, जो मेरा मानना है कि अलग अलग फ्रीक्वेंसी में हो सकती है। बिल्कुल सही बात बोली है। यदि इसमें कोई अर्थ है तो मुझे लगता है कि यह एक बेसिक फ्रीक्वेंसी से शुरू हुई है। क्या इसका कोई अर्थ है? क्या मैं सही समझ पा रहा हूं? क्या यह सही है? तो दोस्तों कितनी सही बात बोली है। उसने कहा कि अगर ये सारी चीज़ें कांप रही हैं, तो हो सकता है कोई 4 हर्ट्ज पे कांप रही हो, कोई 5 हर्ट्ज पे, कोई 6 हर्ट्ज पे, कोई 7 हर्ट्ज पे, क्योंकि कंपनता तो हर्ट्ज में कैलकुलेट होती है ना। और भी तरीके हैं, वेवलेंथ वगैरह, ये सारी चीज़ें कैलकुलेट की जा सकती है। अब हम साइंस की यहाँ पे क्लास तो देंगे नहीं बैठा के, वो अदरवाइज बेचारे सारे के सारे इधर कहेंगे मम्मी कुछ समझ नहीं आया, फिर रोना शुरू हो जाएगा, तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो हम इसको ऐसे ही रखते हैं, कोई भी चीज़ कांप रही होती है, या तो तेज कांप रही होगी या धीरे कांप रही होगी। मतलब अगर आप पंखा भी देख लो ना, पंखे का वो ले लो उदाहरण। पंखा जो है, अगर धीरे चल रहा है तो पंखड़ियाँ नजर आ रही हैं, तेज कर दिया तो बहुत तेज़ी से घूमेगा, पंखड़ियाँ दिखनी बंद हो जाएंगी। टायर का भी ऐसे ही है, उसके अंदर अगर गाड़ी खड़ी हुई है, उसके अंदर के टायर के जो नट हैं वो दिखते रहेंगे, अगर गाड़ी बहुत तेज चलेगी तो नट भी दिखने बंद हो जाते हैं। तो कंपनता जितनी बढ़ती चली जाएगी, चीज़ें उतनी हल्की होती चली जाएंगी और वो गायब गायब सी होती चली जाती हैं। और इसी को कहते हैं फ्रीक्वेंसी बढ़ना या फ्रीक्वेंसी घटना। घटेगी तो और ज़्यादा डेंस, और ज़्यादा दिखेगी आपको, अगर बढ़ेगी तो पतली होती चली जाएगी, हल्की होती चली जाएगी। तो खैर आगे रहा, कहते हैं यदि आप इस शब्द का उपयोग करना चाहते हैं तो प्रत्येक प्रेम जो एक प्रमुख लय में चलती है, एक ही फ्रीक्वेंसी से आती है, और वह फ्रीक्वेंसी एकता होती है। हम शायद इसे फ्रीक्वेंसी के बजाय एक शक्ति के रूप में पसंद करेंगे। यह शक्ति अनंत होने के कारण उस प्रमुख गति मूवमेंट के विशेष प्रकृति के द्वारा उसके सीमित गुणों को चुना जा सकता है। तो देखा, रा ने भी वही कहा है। रा भी यही कह रहे हैं कि देखो, इसको फ्रीक्वेंसी तुम बोल तो सकते हो, लेकिन ये पावर है उस रचयिता की, यही तो वो उसकी पावर है फ्रीक्वेंसी, एक तरीके से, कि रचयिता चाहे तो कितनी भी फ्रीक्वेंसी पे कितना भी बना सकता है, ठीक है ना। और क्योंकि ये रचयिता के अंदर से ही निकल रही है सारी की सारी चीज़ें, इन्हीं तरंगों का हिस्सा है सारा कुछ, तो वो कह क्या रहे हैं कि इसी के अंदर ही रचयिता चाहे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ा दे, रचयिता चाहे तो फ्रीक्वेंसी कम कर दे। अब आप लोग आज की डेट में काफ़ी नोट कर रहे होंगे अपने कानों के अंदर, कि कानों के अंदर जो ये जो आवाज़ हमारे कंटिन्यूसली चलती रहती है ना, कूं करके, ये हमेशा रहती है ये आवाज़। तो ये तो फ्रीक्वेंसी है ना। कोई भी चीज़ कांपेगी तो उसके अंदर फ्रीक्वेंसी होगी, और फ्रीक्वेंसी होगी तो साउंड भी होगा। इसलिए कई लोगों का ये भी कहना है कि ये जो पूरा यूनिवर्स है ना, ये साउंड से बना हुआ है। क्रिएटर ने म्यूजिक से बना रखा है ये एक तरीके से, क्योंकि रचयिता भी तो एक तरीके की खुद की कंपनता है, उनकी तरंगे ही तो हैं। अगर आप म्यूजिक का, पियानो का अगर आप एक नोट बजाओगे डंग करके, तो ये चल रहा है, ये तो कंपनता ही तो है ये। ऐसी तो होती हैं सारी की सारी चीज़ें। आप म्यूजिक का गिटार की तार बजा दो, वो कांपती भी तार है, वो टंग करके बजती रहेगी वो भी। इसी तरीके से रचयिता ने पूरा का पूरा बनाया है। और वो ये कह रहे हैं कि भाई इसे फ्रीक्वेंसी तुम बोल तो नहीं सकते हो, लेकिन हाँ, ये जो शक्ति है ना, कहीं पर रचयिता ने कम इस्तेमाल कर रखी, कहीं पे ज़्यादा इस्तेमाल कर रखी, तो उसी की वजह से रचनाएं अलग अलग होती चली जाती हैं। मतलब कोई अलग ग्रह देखने में, कोई सूरज अलग देखने में, कहीं कुछ अलग देखने में, कहीं कुछ अलग देखने में। तो जिसको इन फ्रीक्वेंसीज का पता चल जाता है ना कि रचयिता ने ये सारी फ्रीक्वेंसीज बना रखी हैं अलग अलग, और ये भी सारी ना लॉ ऑफ स्क्वायर्स के ऊपर ही काम करती हैं। बेसिक किसी को पता चल गई तो वो लॉ ऑफ स्क्वायर लगा लगा के फ्रीक्वेंसी बढ़ा भी सकता है, कम भी कर सकता है, सारी चीज़ें हो सकती हैं उसमें। तो खैर आगे डॉन कहते हैं, तो फिर यह जो कंपनता है, बेहतर जानकारी के अभाव के कारण हम इसे शुद्ध गति कहते हैं।
यह शुद्ध प्रेम है। यह है भी और नहीं भी है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो अभी तक सघन कंडेंस्ड है, जो किसी भी प्रकार या घनत्वता के मायाजाल को रूप दे सकता या बना सकता है। यह प्रेम इस कंपनता की क्रिया के द्वारा एक फोटॉन बनता है, जो प्रकाश का मूल कण है। यह फोटॉन फिर अतिरिक्त कंपनता तथा चक्कर के द्वारा आगे और सघन होकर और कणों को बनाता है, जो इस घनत्वता या कई अन्य घनत्वता के होते हैं, जिसका हम अनुभव करते हैं। क्या यह सही है? तो रा कहते हैं हाँ बिल्कुल सही है। वो अब तुम्हें आया थोड़ा समझ में, कलाकार हो। तो फिर इसमें वो ये कह रहे हैं कि देखो, पहले एक फोटॉन बनेगा यहाँ पे फोटॉन, लेकिन वो फोटॉन जो होगा ना बहुत ही बड़ा होगा, मतलब ऐसा चुन्नू सा नहीं है कुछ भी। उसके अंदर से सारी की सारी चीज़ें निकलती जाएंगी। आपको याद होगा हम लोग कह रहे थे ना कॉमेट बनते हैं, यहाँ से फेंकते हैं ये वो, फिर उन्हीं उसी अंदर उसी फोटॉन के अंदर जितनी भी तरंगे चल रही होंगी ना, उनका इस्तेमाल कर करके इकट्ठा करके एक कॉमेट बनाया, फेंका यहाँ से सीधा धूम, यहाँ लगाया, ये बन गया एक सूरज। अब उस सूरज के आसपास ग्रह लगाने, फिर यहाँ से उस एक ग्रह की रचना की, अपने दिमाग का पूरा, रचयिता की पूरी अनंत बुद्धिमानिता का इस्तेमाल किया, उसका ब्लूप्रिंट बनाया, उसके अंदर इन्हीं तरंगों से मिला के, मतलब खींच के एक जगह पे कंडेंस करके वो आया, यहाँ से फेंका एक और, ये जाके इसके साइड में लग गया। अब इसके साइड में लग गया, अब वो धीरे 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 अपने आप को ओवरऑल टाइमली बनाता रहेगा। और क्योंकि ये रोशनी यहाँ से चलती रहती है, इधर से सूरज की रोशनी उस पर पड़ रही है, धीरे 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 उसके ऊपर भी फोटॉन्स इकट्ठे होने शुरू होते हैं, और वो अपना रूप बड़ा 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 करता रहता है। तो दोस्तों, आप में से कई लोगों को ऐसा लगता होगा कि क्या हमारी धरती का जो साइज़ है वो इतना ही है। ऐसा नहीं है दोस्तों, ये हर ग्रह का साइज़ बढ़ता ही रहता है, बढ़ता ही रहता है, वो बड़ा ही बड़ा होता रहता है। इसलिए यदि कोई आपको ये बोले ना कि भाई इतनी ज़्यादा जनसंख्या हो गई इस ग्रह के ऊपर, ये हो गई, तो बेचारा बेवकूफ़ है, उसे पता नहीं है। जैसे जैसे किसी ग्रह पे रिक्वायरमेंट बढ़ती जाएगी, मतलब लोग अगर ज़्यादा हो गए तो ग्रह भी अपना साइज़ बढ़ाता चला जाता है। रिक्वायरमेंट बेस्ड है सारी चीज़ें। अगर चीज़ों की ज़रूरतें हैं तो ग्रह भी अपने आप को बड़ा करता चला जाएगा। तो खैर, आगे डॉन कहते हैं, फिर ये प्रकाश जो घनत्वता बनाता है उसे हम रंग कहते हैं, और यह रंग रंगों की 7 श्रेणियों में बट जाता है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इन रंगों की श्रेणियों का कोई कारण या स्पष्टीकरण है? क्या मुझे इसके बारे में बता सकते हैं? तो दोस्तों, वो वही सवाल कर रहा है, कह रहा है कि इसका मतलब, क्योंकि ये सिंगल रोशनी है, ठीक है, अगर प्रिज्म से निकालोगे तो 7 रंगों में बट जाएगी, विबग्योर के जैसी, जैसे अपना ये वो है, क्या कहते हैं, इंद्रधनुष होता है। अगर इनको बांटोगे तो इंद्रधनुष जैसी है, वरना एक कर दोगे तो सिंगल रोशनी है। तो आप मुझे ये बता सकते हो कि ये रंगों का जो ये है, इसका कोई स्पष्टीकरण दे सकते हो कि इसके अंदर किस तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है? तो रा कहते हैं, यह इस सत्र का अंतिम पूरा सवाल होगा, क्योंकि कार्ला की महत्वपूर्ण ऊर्जा कम हो रही है। हम संक्षेप में इसका उत्तर देंगे, फिर इसके बारे में आगे के अगले सत्र में जारी रखते हैं। तो आगे वो कहते हैं, आपके ब्रह्मांड के कंपनता के पैटर्न की प्रकृति उसके मूल सामग्री या प्रकाश फोकस के द्वारा या प्रेम द्वारा रखी गई विन्यास यानी कॉन्फ़िगरेशन पर निर्भर करती है, तथा यह बुद्धिमान ऊर्जा का उपयोग करके इस माया या घनत्वता के कुछ पैटर्न्स बनाती है, जो खुद को बुद्धिमान रूप से संतुष्ट करने के उद्देश्य से वो खुद को जानने के तरीकों का अनुमान लगाते हैं। इस प्रकार रंग, जो कि सीधे और संकर तरीके से चलती है और खुद को व्यक्त करती है, क्योंकि प्रेम ही उसकी इच्छा होती है। तो दोस्तों, इतना सही इन्होंने बोला है। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि देखो यार, तुम्हारा सूरज भी यहाँ लग जाएगा इनिशियल लेवल पे, तो चलो ठीक है, इसके पास कॉमेट आया, यहाँ पे इसके ऑर्बिट में लग गया, वो उस ऑर्बिट में घूमता रहेगा इसके आसपास। लेकिन इससे जो सूरज की जो रोशनी जा रही होती है ना इसके ऊपर, वो बिल्कुल सीधी की सीधी पड़ रही होती है इसके ऊपर। मतलब जिस भी ग्रह का जो हिस्सा सूरज के सामने आता रहेगा ना, वो उसके ऊपर पड़ती रहेगी, और वहां पे अलग अलग रंग पता है क्यों दिखेंगे? क्योंकि कौन कितने लेवल पे कांप रहा है ना, वो उतनी ही ऊर्जा अपने ऊपर ले पाएगा। उसकी वजह से होता क्या है, जो 7 रंग है ना, वो 7 रंग जिस जगह पे जितने होने चाहिए ना, या कह लो जिसकी जितनी कंपनता होती है, उतने उतने रंग वहां पर देती जाएगी। क्योंकि है तो ये सिंगल लाइट, लेकिन कौन सी व्यक्ति, कौन सी चीज, चाहे वो पानी हो, पेड़ हो, पहाड़ हो, झरने हो, वो सारी की सारी चीजें वो क्या कहते हैं, अपने हिसाब से उस रंग को अपने ऊपर लेती जाएंगी। और जब वो लेती जाएंगी तो अपने आप को अलग अलग तरीके के रंग और रूप देनी शुरू करेंगी। ठीक है। और पता है ये किस कारण होता है? आपको पता होगा, वो क्वारंटीन वाला आपको याद होगा, बाहर से क्वारंटीन लगा रखी है, ठीक है, मतलब वो एक लक्ष्मण रेखा सी बना रखी है ग्रह के बाहर।
तो अंदर ये जो पूरा ग्रह बना हुआ है ना, ये आपको ऐसा लगता होगा कि कहते हैं ये मतलब ऐसा हार्ड है और ये कुछ है। ये पूरा क्रिस्टलीन है, अगर आप देखोगे ना बिल्कुल कांच के जैसा ही है असलियत में। अगर आप आसमान की तरफ देखोगे ना, आपको ऐसा लगेगा, अरे ये ऐसा लग रहा है जैसे कांच जैसा कुछ बना हुआ है पूरा। फिर उस कांच के अंदर ना कुछ बना हुआ है। तो जब सूरज की रोशनी उस पर पड़ती है ना, तो नीचे आके फैल जाती है पूरे ग्रह के ऊपर। ठीक है, अब वो फैल जाएगी, जो चीज़ जितनी कांप रही होगी उसके ऊपर उतनी उतनी पड़ती रहेगी। तो सातों रंगों में से जहां पे जितने की जरूरत होगी ना, उतनी उतनी पड़ती रहेगी। ठीक है, इस वजह से फिर वो जब उस पर पड़ेगी और आप उसकी तरफ देखोगे, तो आपकी जो कंपनता है और उसकी जो, इसको ये भी कह सकते हो कि उस पर पड़ के फिर रिफ्लेक्ट होके आपकी आंख की तरफ आएगी, और आपकी आंख की तरफ जब आएगी तब आप उसे देख सकते हो। तो ठीक है, इसी वजह से हर जगह पर आपको चीजें अलग अलग और भिन्न भिन्न दिखेंगी। लेकिन अगर आप गौर करो ना आजकल के दिनों में, तो आप देखोगे चंद्रमा देखोगे उसके अराउंड एक हेलो इफेक्ट नजर आ रहा है। सूरज देखोगे उसके अराउंड एक हेलो इफेक्ट नजर आ रहा है, मतलब उसके आसपास गोल सा नजर आ रहा है। मतलब सूरज तो सेंटर में है ही, चंद्रमा भी सेंटर में है, लेकिन उनके आसपास एक गोल नजर आ रहा है। वो इसीलिए क्योंकि ये जो हमने कहा ना क्रिस्टल जैसा है, अभी और पतला होता जा रहा है, क्योंकि इसकी डेंसिटी चेंज हो रही है ग्रह की। अगर डेंसिटी चेंज होगी यानी कंपनता बढ़ रही है, कंपनता बढ़ रही है, तो ये क्रिस्टलीन जो है ना, ये और हल्का 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 होता जाएगा। तो आपको जितनी चीजें इस ग्रह से बाहर भी दिखेंगी ना, उन सारी चीजों के अराउंड एक हेलो इफेक्ट आना नजर आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो जो कांच जिससे आप देख रहे हो ना, वो हल्का होता जा रहा है। इस वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं इस वक्त। तो खैर दोस्तों, इस सत्र को भी अब हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, और जैसा कि राह हमेशा कहते हैं, अब हम आपको उस एक अनंत रचयिता के प्रेम, उसकी रोशनी, उसकी शक्ति और उसकी शांति में छोड़कर चलते हैं। आद ने हमारे दोस्तों, आद ने वासु। धन्यवाद।